तारीख 15 अगस्त 1947। जगह भारतीय उपमहाद्वीप। और मामला है एक देश के जन्म का और उसी देश के बंटवारे का। आज खुल रही है इतिहास की वो केस फाइल जिसके सिर्फ 10 दिनों ने इस जमीन का नक्शा और लाखों लोगों की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो सवाल सिर्फ एक ही है, और ये सवाल आज भी चुभता है। क्या वो आज़ादी थी या कयामत? चलिए इन 10 दिनों की उल्टी गिनती शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक देश के 2 टुकड़े हो गए। हमारी तहकीकात शुरू होती है 5 अगस्त 1947 से। आज़ादी से ठीक 10 दिन पहले दिल्ली के सियासी गलियारों में जश्न की तैयारी जोरों पर थी। लेकिन पंजाब और बंगाल की हवा में बारूद की गंध खुल चुकी थी। हर बड़ी कहानी की तरह इस कहानी में भी 3 मुख्य किरदार थे, पटेल, गांधी और जिन्ना। और इनका हर एक कदम, हर एक फैसला आने वाले 10 दिनों को और अगली कई सदियों को बदलने वाला था। हमारे पहले किरदार सरदार पटेल। उनके सामने 560 से ज्यादा रियासतों को भारत में मिलाने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उनकी गाजर और छड़ी की नीति, मतलब प्यार से या फिर जोर से, काम तो कर रही थी। लेकिन जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद जैसे बड़े खिलाड़ी अभी भी आजाद रहने के सपने देख रहे थे। तारीख आती है 6 अगस्त। एक तरफ दिल्ली में सत्ता के लिए सौदेबाजी हो रही थी और दूसरी तरफ एक अकेला आदमी शांति की तलाश में निकल पड़ा था। महात्मा गांधी नोआखली जा रहे थे, उस आग को बुझाने जो सियासत ने लगाई थी। इसी वजह से उन्हें बाद में 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया। और फिर 7 अगस्त मोहम्मद अली जिन्ना ने दिल्ली को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। जब कराची के लिए उनका विमान उड़ा तो उन्होंने कहा, दैट इज द एंड ऑफ इट, यानी ये सब खत्म हुआ। इस बात के क्या मायने थे? क्या यह भारत की एकता के सपने का अंत था या फिर उनके अपने लंबे सियासी संघर्ष का? जिन्ना दिल्ली से निकले ही थे कि इस केस फाइल का सबसे खूनी पन्ना खुल गया। जलता हुआ पंजाब, एक ऐसी जगह जहां प्रशासन नाम की चीज बची ही नहीं थी। 8 अगस्त आते आते पंजाब की हिंसा एक नए भयानक स्तर पर पहुंच चुकी थी। इतिहासकारों ने इसे एक नाम दिया है, कॉम्पिटिटिव मैसेकर, मतलब प्रतिस्पर्धी जनसंहार। ये समझना जरूरी है कि ये अब दंगे नहीं थे, बल्कि एक समुदाय की तरफ से दूसरे को पूरी तरह खत्म करने की एक सोची समझी मुहिम थी। अब इस हिंसा को रोकने के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाई गई थी, पंजाब बाउंड्री फोर्स। और इसमें सैनिक कितने थे जानते हैं? 1-2 हजार नहीं, पूरे 50,000। 50,000 ट्रेन्ड सोल्जर्स। लेकिन नतीजा एक पूरी तरह से नाकामी, मिशन फेल्ड। पर सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी फोर्स फेल हुई कैसे? देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजह थीं। पहली, इलाका इतना बड़ा था कि उसे कवर करना नामुमकिन था। दूसरी, फौज के जवान खुद मजहब के नाम पर बुरी तरह बट चुके थे। और तीसरी, खुफिया नेटवर्क, वो तो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। लेकिन एक मिनट, जब सब कुछ जल रहा था तो वो सरहद कहाँ थी जिसके लिए ये सारा खून खराबा हो रहा था? यहीं हमारी जांच का सबसे बड़ा और सबसे विवादास्पद सबूत सामने आता है, एक गुप्त नक्शा। जरा सोचिए, 12 अगस्त को ही सर रैडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान की सीमाएं तय कर दी थीं। रिपोर्ट तैयार थी, पर माउंटबैटन ने उस रिपोर्ट को जारी नहीं किया, उसे दबाकर रखा गया। आजादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त को ये रिपोर्ट दुनिया के सामने आई। और माउंटबैटन ने इसके पीछे वजह क्या दी? बहुत अजीब वजह थी। उन्हें लगा कि आज़ादी के जश्न का मजा किरकिरा हो जाएगा। लेकिन सच तो ये था कि वो इस तबाही का इल्जाम ब्रिटेन पर नहीं, बल्कि भारत और पाकिस्तान की नई नई सरकारों पर डालना चाहते थे। मतलब एक सोची समझी राजनीतिक चाल, जिसकी कीमत लाखों बेगुनाहों ने चुकाई। और अब हम पहुंच चुके हैं इस केस के क्लाइमैक्स पर। रात 14 और 15 अगस्त की। एक तरफ आधी रात को मिली आज़ादी थी, तो दूसरी तरफ दिन के उजाले का खौफ। उस एक रात की 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें थीं। एक तस्वीर दिल्ली की, जहां पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू नियति से साक्षात्कार की बात कर रहे थे, एक नए देश के जन्म का ऐलान हो रहा था। और दूसरी तस्वीर बस कुछ 100 किलोमीटर दूर पंजाब की थी, जहां पटरियों पर घोस्ट ट्रेन्स दौड़ रही थी, लाशों से भरी हुई। ये इंसानियत की मौत का पैगाम था। नेहरू के शब्द सुनिए, मध्य रात्रि के घंटे की चोट पर जब दुनिया सोती है, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। ये अल्फाज हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गए।
लेकिन ठीक उसी वक्त एक और कहानी लिखी जा रही थी कलकत्ता में। वहां एक चमत्कार हो रहा था। वही कलकत्ता जहां दंगे आम थे, वहां गांधी जी की मौजूदगी ने जैसे जादू कर दिया था। 15 अगस्त को हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के गले मिल रहे थे, जश्न मना रहे थे। जो काम 50,000 की फौज नहीं कर सकी, वो उस एक अकेले निहत्थे आदमी ने कर दिखाया था। तो इस पूरी जांच पड़ताल के बाद अब वक्त है आखिरी फैसले का। आजादी मिली, पर आखिर किस कीमत पर? चलिए फाइनल टैली देखते हैं। इस केस में किसको क्या हासिल हुआ? पटेल को मिला एक मजबूत हिंदुस्तान, जिन्ना को मिला एक नया देश, नेहरू ने आज़ादी का आगाज किया, माउंटबेटन उन्होंने बस इस पूरी अफरा तफरी को देखा। और आम इंसान ने इसकी सबसे भारी कीमत चुकाई, अपने खून से, अपनी इज्जत से और अपने घर बार से। तो ये केस फाइल यहीं इस एक सवाल पर आकर बंद होती है। अगर आज़ादी सच में इतनी अनमोल थी, तो उसकी असली कीमत चुकाई किसने? इस तरह की बातें सामने लाने में बहुत मेहनत और हिम्मत लगती है। अगर हमारा काम अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। इससे हमें और काम करने की और ऐसी ही कहानियों को सामने लाने की ताकत मिलेगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद।